Hello students, this is Harpravesh Kaur and today we will talk about class 9's biology and the topic for today is improvement in food resources. So first of all, food क्या होता है? Food वो substance होता है जो हमें protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals provide करता है. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which are required for body development, growth and health. तो फूड से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट तरह के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं फॉर बॉडी डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ, फॉर मेटाबॉलिज्म. अब ये जो हमें जो फूड है जो हमें इतने सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो इतने एसेंशियल है फॉर आवर ग्रोथ एंड बॉडी डेवलपमेंट, फूड को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे? द सोर्स ऑफ फूड कैन बी ईदर प्लांट्स और एनिमल्स. तो अब हम कैटेगराइज करते हैं फूड को. अब सीरियल्स की बात करें जैसे व्हीट, राइस, मेज, ये हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें चाहिए होते हैं फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट. पल्सेस की बात करें तो जैसे ग्राम, पी, ये हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स. देन वेजिटेबल्स हमें प्रोवाइड करते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड ऑयल की बात करें जैसे हम ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, वो हमें प्रोवाइड करते हैं फैट्स. सो ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं फूड को. जैसे हमने बोला कि फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, तो फूड को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं देन वी हैव ईदर प्लांट्स और वी हैव एनिमल्स. एंड इन दोनों सोर्सेज को जब हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फूड है, बट उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो हमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड अ बैलेंस्ड डाइट जो होती है वो इन सब जो एग्जाम्पल्स हैं उनका मिक्सचर होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ सजेस्टेड कि आप एक बैलेंस्ड डाइट खाएं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स सब प्रोवाइड हो. सिर्फ आप एक चीज़ अगर खाते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस कर रहे हो, तो आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे. एंड ऑल ऑफ देम, अ सम ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट यू ईट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर बॉडी डेवलपमेंट. So this is the example of food जिसमें आपके पास है sunflower, you have crops, you have peas, you have chana or pulses or maize. Talking about इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हमारा आज का टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. तो फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. हम 3 कैटेगरीज में उन्हें क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वन इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. तो क्रॉप वैरायटी की बात करें, वैरायटी की इम्प्रूवमेंट मतलब कि हम उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं. वी टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, कि जब हम क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. जब हम क्रॉप की प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहे हैं दैट इज क्वांटिटी. एंड देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि जो क्रॉप ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है उसकी प्रोटेक्शन की जाए. अब इनको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या है कि हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं. जो आपको क्रॉप ग्रो करना है, जो आपको क्रॉप चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी इंप्रूव्ड हैं, मतलब कि उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना इंप्रूव है, वो कितना डिजीज़ फ्री है और वो कितना डिजीज़ रेजिस्टेंट है. ये जैसे फॉर एग्जाम्पल, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स कि हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए हम उन्हें क्रॉस कराते हैं. डिफरेंट वैरायटीज़ जो आपको चाहिए होती है उन्हें क्रॉस कराकर आप एक हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस करते हो जो एक बेटर वर्जन होता है उन दोनों प्लांट्स का, द पेरेंट प्लांट्स का. क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं वो डिजीज़ फ्री हो, उनमें कोई वीड्स ग्रो ना हो, कि तो प्लांट्स जो है वो प्रॉपर ग्रो कर सके. देन थर्ड इज़ द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जिसमें जो ऑलरेडी प्रोड्यूस क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, दे आर नाउ प्रोड्यूस्ड, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, कि जो उनके स्टोरेज रूम्स हैं और स्टोरेज हॉल्स हैं उनमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी चेक की जाए, टेम्परेचर चेक किया जाए, वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, कि जो क्रॉप प्रोड्यूस हो चुका है वो प्रॉपर मैनेज हो. Talking about crop variety improvement, varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields. तो हम जब क्रॉप वैरायटी की बात कर रहे हैं कि हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो कैसे होगी? तो व्हाट फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करता है वो होंगे कि वो एक तो डिजीज़ फ्री हो या डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, वो रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स उनका कैसा है, एंड उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स. तो हम ये जस्ट एग्जांपल्स हैं कि हम कौन कौन सी क्वालिटी पे फोकस करते हैं. इन क्वालिटीज़ पे हम फोकस करते हैं जब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट अब
हाइब्रिडाइजेशन, जब हमने क्रॉप वैरायटी की बात करी तो हमने बोला कि सर्टेन क्वालिटीज़, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें इम्प्रूव करना है या वो हमें एक प्लांट में चाहिए, तो हम दो प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं। उस क्रॉसिंग को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। जब हम जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं, बिकॉज हमें सर्टेन कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। हमें सपोज वी हैव अ प्लांट ए, हमारे पास एक प्लांट है ए जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, मतलब कि उसमें डिजीज़ नहीं लगती, किसी भी तरह की डिजीज़ उसमें उस प्लांट में नहीं होती। सो वी हैव ए जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, वी हैव बी जिसकी हाई यील्ड होती है। अब अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, इस क्रॉसिंग को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद जो हमें प्लांट मिलता है उसके पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा और हाई यील्ड भी होगी उस प्लांट की। तो दिस इज़ द बेटर वर्जन ऑफ ये दोनों पेरेंट प्लांट्स के बेटर वर्जन होता है। इसे हम कहते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेराइटल। जब हम डिफरेंट वेराइटीज़ को क्रॉस करते हैं तो हम उसे इंटर वेराइटल कहते हैं। और इंटर स्पेसिफिक जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द सेम जीनस को क्रॉस कराते हैं, और इंटर जेनेरिक जब हम डिफरेंट जेनेरा को क्रॉस कराते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप किस को क्रॉस करवा रहे हो, अकॉर्डिंग टू देम हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो नाउ इफ़ यू इंट्रोड्यूस अ न्यू जीन टू अ प्लांट, तो हमारा जो प्लांट है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बन जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब कि हमें जो भी जीन्स उसमें चाहिए थे, जो सिलेक्टेड जीन्स, जो डिज़ायर्ड जीन्स हमें चाहिए थे, वो हमने उस क्रॉप में इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो नाउ दैट जीन और दैट क्रॉप इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे बहुत सारे लॉज हैं, बिकॉज ये एथिकल नहीं है एंड कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कि अभी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस जीन्स जो हमें चाहिए। किसी प्लांट को अगर हमें डिजीज़ फ्री बनाना है तो उसमें हम वो जीन्स जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सब ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर, तो अभी हमने बात की कि हम क्रॉप वैरायटी करवाते हैं, तो सम ऑफ द फैक्टर्स जिनके लिए हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं, दैट कैन बी हायर यील्ड, improved quality, biotic and abiotic resistance, change in maturity duration, wider adaptability, desirable agronomical characteristics. These are the examples of क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट या क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम सिलेक्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी के बाद जब हमने उसकी वैरायटी इम्प्रूव कर दी, नाउ कम्स दी क्वांटिटी। हम उसकी प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करेंगे या मैनेज करेंगे। प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट तरह की डिफरेंट लेवल्स पे क्रॉप प्रोडक्शन होती है, विच कैन बी लो कॉस्ट प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन और नो कॉस्ट प्रोडक्शन। डिपेंडिंग अपॉन दी कॉस्ट, तीन तरह से हम उसे डिवाइड करते हैं। नाउ कम्स न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. क्रॉप की ग्रोथ के लिए सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर होते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं दो फॉर्म्स में, इधर माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो होते हैं हमें वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और मैक्रो हमें हायर अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो प्लांट्स को हम जो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ईदर मैन्योर और fertilizers. So plants require nutrients for growth. The nutrients are supplied to plants by air, water and soil. तो तीन तरह से plants को nutrients मिलते हैं, that can be through air, through water और through soil. अगर हमें fertility increase करनी है soil की और हमें nutrient management करनी है according to this topic, तो हम fertilizers और manure को use करते हैं। अभी हमने कहा कि एयर भी जो एक सोर्स है प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई का, तो एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाइज द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो एयर क्या करता है, एयर देता है उसे कार्बन एंड वो उसे देता है ऑक्सीजन, वाटर उसे देता है हाइड्रोजन। तो प्लांट को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको यहाँ से मिल जाते हैं, एंड सॉइल उसको देता है अदर न्यूट्रिएंट्स जो उसको रेस्ट चाहिए होते हैं। टॉकिंग अबाउट मैन्योर, manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil. The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure. तो manure होता क्या है? manure होता है animal dung. Animal dung जो है वो organic matter है, वो soil की fertility को increase करने में help करता है। manure को हम further divide करते हैं दो categories में, which is compost and vermicompost and or green manure. Compost and vermicompost क्या है? The process in which farm waste material like livestock excreta is decomposed in pits is known as composting, rich in organic matter and nutrients. तो जब हम livestock excreta को decompose करते हैं तो उसे हम composting कहते हैं। ये rich होता है organic matter में और nutrients में। पर vermicompost होता है जब हम worms को लेते हैं।
कंपोस्ट में हम लाइव स्टॉक कह सकते हो और एनिमल डंग कह सकते हो, पर उसमें हम वर्मी कंपोस्ट में हम वॉर्म्स को लेते हैं, वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ग्रीन मैन्योर में क्या है, जब हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ग्रीन मैन्योर में हम ग्रीन प्लांट्स को लेते हैं। टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजर्स का काम होता है हमारी सॉइल को NPK प्रोवाइड करना। दीज आर दी मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमारी फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। बट कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी होता है। सॉइल की फर्टिलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सॉइल की एसिडिटी में और सॉइल की फर्टिलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत अच्छा रोल होता है, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, ये केमिकली प्रोड्यूस होते हैं, ये कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इनकी लॉन्ग यूज़ एक सॉइल पर उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, एक फार्मिंग सिस्टम जिसमें मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब हम नहीं करते, इनकी यूज़ नहीं करते, नॉट हर्बिसाइड्स नॉट पेस्टिसाइड्स, वी गो फॉर अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर पे डिपेंड होते हैं फॉर फार्मिंग, या रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे आप सियानोबैक्टीरिया यूज़ कर रहे हो, और यू में से हम नीम लीव्स, यू टॉकिंग अबाउट नीम लीव्स और टर्मरिक, इन सबको यूज़ करके कुछ हम बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर गोइंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच हेल्थियर बिकॉज उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली एंड दे आर दी गुड सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। इरिगेशन, अभी हमने बात करी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट्स को पानी भी चाहिए। Ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yield of any crop. तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पानी भी चाहिए, जो पानी उसे मिलता है इरिगेशन से। क्रॉप पैटर्न्स, अब क्रॉप को ग्रो करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land। जब एक सेम पीस ऑफ लैंड पर 2 क्रॉप्स जो है वो साइमल्टेनियसली ग्रो होते हैं, तो हम उसे कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ 1 or more क्रॉप्स। अगर 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, अगर एक क्रॉप फेल भी हो जाता है तो हमारे पास दूसरा क्रॉप होता है, तो इस रिस्क मैनेजमेंट को हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग।